हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आपका पार्ट 3 हो चुका था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो लोग नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे ताकि यहाँ से आपको समझना आसान हो जाएगा, है कि नहीं। हम पहले आपको बता देते हैं कि इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, जैसे फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे चार्ज। क्या? चार्ज। उसमें आपको बताया गया था कि चार्ज क्या होता है और टाइप्स ऑफ चार्ज बताया गया था। उसमें आपको बताया गया पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। फिर जब हम लोग चार्ज पढ़ लिए तो फिर करंट पढ़े। करंट क्या होता है? करंट पढ़ने के बाद हम लोग ओम्स लॉ। उसके बाद आपको बताया गया है रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे रेसिस्टर डिपेंड करता है। तो उसमें आपको बताया गया था लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और अलग अलग तरह का जो मटेरियल यूज करते हैं उस पर वो डिपेंड करता है। जब फिर हम लोग वो पढ़ लिए, फिर उसके बाद आपको बताया गया क्या कि जो रेसिस्टर होता है वो दो तरह का कम्बिनेशन होता है। कैसा? एक सीरीज कम्बिनेशन और एक पैरेलल कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन दो तरह का जब हम लोग यूज करते हैं तो फिर आपको बताया जाता है लास्ट में क्या कि दोनों को करने से एडवांटेज क्या है। यानी कि सीरीज कम्बिनेशन करेंगे या पैरेलल कम्बिनेशन करेंगे तो सीरीज क्यों नहीं करेंगे, पैरेलल क्यों करेंगे, इसका एडवांटेज क्या है। यदि कोई काम को हम कर रहे हैं, यदि एडवांटेज नहीं हो तो फिर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। यानी कि ओबियस सी बात है कि कुछ हमको एडवांटेज मिल रहा होगा। तो उसमें आपको लास्ट में हम लोग देखे थे क्या कि सीरीज कम्बिनेशन नहीं करके हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन कर रहे हैं तो क्या हमको उससे एडवांटेज मिलेगा। तो एडवांटेज का भी बात किए थे हम लोग। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, आज सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है। आज पढ़ना हम लोग को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको हीटिंग इफेक्ट से समझेंगे क्या, यहाँ अभी तक करंट का बात चल रहा था, चार्ज का चल रहा था, इसमें हीटिंग का बात क्या आ गया। देखिए, सबसे पहले जब आपका इंट्रोडक्शन वीडियो हुआ था उसमें हम बताए थे क्या कि जैसे मान लीजिए कि एक वायर रहता है, नॉर्मल वायर। आपको बताए थे कि बैटरी वाले वायर तो आप लोग देखे ही होंगे, ऐसे तो सब लोग सब तरह का वायर देखे हैं। बैटरी वाले वायर में कंपेयर क्या हम बताए थे कि जैसे मान लीजिए उससे वायर जो है कितने एम्पियर का करंट जा सकता है, उसका एक लिमिट रहता है। और यदि उससे हम ज़्यादा करंट यानी कि एम्पियर का करंट भेजेंगे तो फिर क्या होगा, वो क्या होता है, वायर मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट होकर के क्या हो जाता है, यानी कि सबसे पहले वो हीट होगा, ज़्यादा हीट होने के कारण से मेल्ट होगा और मेल्ट होकर के आपस में वो क्या होता है, वायर चिपक जाता है। आप देखे होंगे कि एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का होता है। बाद में क्या देखेंगे कि नॉर्मल वायर उससे ज़्यादा करंट पास करने से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट के कारण वो आपस में मेल्ट होकर के चिपक जाता है। तो हम लोग हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्या कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण से क्या हम लोग को इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट कैसे देखने को मिलेगा, तो यही हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो क्या सबसे पहले हम लोग को समझना होगा क्या कि लगातार क्या होगा, करंट तो आते रहेगा लेकिन उसमें सर्किट में कुछ ऐसा होगा जिससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। और वो हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा, आपको यहां से हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसी का वो बात कर रहा है। देखिए, सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हीटिंग इफेक्ट वाले में, एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव। यानी कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें रुकावट क्रिएट होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि द सोर्सेस ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट द डिस्पाइटेड। यानी कि इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो लगातार क्या होते रहेगा, चलते रहेगा। डिस्पाइटेड लिखा हुआ है। अब फिर बोल रहा है कि इंटायरली इन फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बोल रहा है क्या कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करेंगे, यानी कि किसी तरह का उसमें जब रुकावट होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में रुकावट होगा और लगातार एनर्जी जाते रहेगा, तब फिर उस कंडीशन में क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो वही लिखा हुआ है, कैन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट द डिस्पाइटेड एंड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि होगा क्या कि सर्किट में आपका जो करंट पास कर रहा है उसमें कुछ रुकावट हो रहा है, इधर से लगातार एनर्जी जा रहा है, तो क्या होगा, वो हीट हो जाएगा।
जैसे मान लीजिए इसमें आपको सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा समझने के लिए, इसमें मान लीजिए कि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और उधर से टीचर का भी पेरेंट्स का भी लोड है क्या कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो क्या होगा, वो चीज़ हम लोग को दिमाग में क्या बैठेगा नहीं, हिट कर जाएगा कहने का मतलब, क्योंकि वो हो नहीं रहा है। तो वही इसमें बताना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसमें रुकावट हो रहा है, करंट जा नहीं रहा है, इधर से लगातार एनर्जी सप्लाई हो रहा है, तो उसके कारण से क्या हो जाएगा, वो हीट हो जाएगा। फिर बोला है कि हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसका देखिए फार्मूला सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि H इक्वल टू VIT, है कि नहीं। अब ये अरेंज कैसे होगा, और फिर देखिए H का फार्मूला यानी कि हीट का फार्मूला ये भी है, हीट का फार्मूला ये भी है, ताकि ये दो फार्मूला बना कैसे। तो देखिए पहला नंबर तो आपको समझ में आ रहा है कि H इक्वल टू VIT हो गया, लेकिन उससे ये कैसे बना वो आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि H इक्वल टू VIT। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। अब इसको हम लोग कुछ अरेंज कर सकते हैं क्या, तो देखिए H इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जहां पर V है वहां पर लिख सकते हैं IR, है कि नहीं, और फिर I और उसके बाद T। अब इसमें देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, अब इसमें देखने को मिला क्या कि I 2 बार आ गया, I कितने बार आ गया, 2 बार, तो I का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और R इंटू T। तो यही फार्मूला बना हीट का। और एक सेकेंड फार्मूला हो गया, यानी कि उसमें क्या कर दिए, V को हम लोग चेंज कर दिए, जहां पर V था उसके जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, I इंटू R लिखे, V इक्वल टू IR फार्मूला था, वही फार्मूला यानी कि V के जगह पर हम लोग रिप्लेस करके IR कर दिए, तो ये देखने को मिला। तो हीट का दोनों फार्मूला है, हीट कैसे प्रोड्यूस होता है वो भी हम लोग बात को समझ गए। क्यों, क्योंकि जब सर्किट में आपको रुकावट होगा और एनर्जी लगातार सप्लाई होगा, जिसके कारण से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, वो सर्किट में हीट प्रोड्यूस होगा, और उसका हीट का हम लोग फार्मूला याद रखेंगे, H इक्वल टू क्या होगा, VIT, और उसमें हम लोग V को अरेंज करेंगे IR, यानी कि जहां पर भी है उसको चेंज करके IR लिखेंगे, तो हम लोग को देखने को क्या मिलेगा कि H इक्वल टू क्या होगा, I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, ये देखने को हम लोग को मिलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट, ये फार्मूला होने के बाद अब लिखा हुआ है इसमें क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि इस पे जो बेस्ट लॉ है जूल्स लॉ, उसका बात हम लोग करते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द स्टेट दैट द हीट प्रोड्यूस इन ए रेसिस्टर इज I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करेंट। अब ये क्या बोल रहा है, ये हीट प्रोड्यूस जो होता है, अब वो बोल रहा है कि जो रेसिस्टर, अब बोला है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करेंट, यानी कि H जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I स्क्वायर के, यानी कि करेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करेंट के। क्या होगा, हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ करेंट के। अब देखिए स्क्वायर ऑफ करेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या, जब ऐसे मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ रहता तो बस बोलते हैं क्या कि H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, लेकिन यहीं पर स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि आप एक को इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरा भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है, आप एक को इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है आपका क्या, कि जब एक को आप चेंज करेंगे तो दूसरा वाला भी क्या होगा, चेंज होगा, कन्वर्ट होगा। इसमें तो आपको और ज्यादा देखने को मिलेगा क्या, जैसे इसमें बोला गया क्या कि हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, द स्क्वायर ऑफ करेंट के, है कि नहीं। तो स्क्वायर ऑफ करेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि आप क्या करेंगे, यहां पर करंट को चेंज करेंगे तो जो वो चेंज होगा तो स्क्वायर से चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीट 4 होकर के चेंज होगा, है कि नहीं। तो हम लोग को लिखा हुआ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस फॉर ए गिवन सर्किट, यानी कि वो रेसिस्टेंस की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वही बात, यानी कि H जो होता है R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी फार्मूला क्या आया था हम लोग को, H इक्वल टू I स्क्वायर RT आया था कि नहीं, कैसे आया था ये, अभी बताए थे ना कि H जो होगा क्या लिखा गया था, VIT। अब V के जगह पर क्या लिखे थे हम लोग, IR, और यहाँ पर एक I पहले से था और एक T। अब यहाँ से I मिलके I स्क्वायर हो गया था, R और T हो गया था। तो इसमें नहीं दिख रहा है क्या कि H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके,
तो आई स्क्वायर के, और एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो आर के। वही बात तो लिखा हुआ है कि एच जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई स्क्वायर के, और एच जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। यहां आपको फार्मूला में भी सामने दिख रहा है, तो यही बात को ए रिपीट किया हुआ है। फिर देखिए आगे हम लोग को क्या लिखा हुआ है, वो फार्मूला से फिर अरेंज करके आपको बताया हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा हुआ है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करेंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। यानी कि फिर से वही बात क्या कि एच जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। अरे सब दिख रहा है हम लोग को, ए फार्मूला है, इसमें सब आपको जो सामने है वो सब का सब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इक्वल टू के जस्ट सामने है। तो आप यहां से सजा के लिख सकते हैं। अभी तक जो सब बात बोला वो क्या क्या बोला, एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई स्क्वायर के, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या बोला, एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। फिर उसके बाद क्या बोला, एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। थोड़ा सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप अच्छे से बनाएंगे, एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ये बात हमको सामने से दिख रहा है क्या कि यहां से एच जो है आई स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एच यहां है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर जब एच का हम लोग टी के साथ देख रहे हैं तो भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तीन चीज आपका लिखा हुआ है, यही कंडीशन आपको अभी तक डिस्कशन किया जा रहा था जूल्स लॉ में। अब ये देखिए जूल्स लॉ में हो तो गया, अब फिर आगे क्या बोल रहा है कि हीटिंग इफेक्ट इज, क्या लिख रहा है, डिजायरेबल इन ए डिवाइस लाइक इलेक्ट्रॉनिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब क्या बोल रहा है, ये इफेक्ट किसी किसी जगह पर क्या करता है, किसी को हानि भी पहुंचा सकता है, और हीटिंग इफेक्ट कहीं जरूरत भी पड़ जाता है कि नहीं। कोई चीज ऐसा है जिसमें हम लोग को हीट का रिक्वायर्ड रहता है, जैसे आयरन है, तो आयरन हम लोग चलाएंगे तो क्या उसको हम लोग चाहते हैं कि वो हीट हो, हीट होता है तब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्लॉथ को आयरन करते हैं। जब देखते हैं कभी कभी अच्छा से हीट नहीं होता है तो लगता है क्या कि आयरन अच्छा से नहीं हो रहा है, इसको अच्छा हीट होना चाहिए था, यानी कि हम लोग को वहां हीट का रिक्वायर्ड हो जाता है। तो कहीं कहीं हम लोग को हीट का रिक्वायर्ड रहता है और कहीं पर हीट का रिक्वायर्ड नहीं है, वहां पर हम लोग के लिए हार्मफुल है हीट, तो ये आपको देखना होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल इन ए डिवाइस लाइक कंप्यूटर्स मॉनिटर एंड टीवी रेफ्रिजरेटर। अब बोल रहा है कि ये सब जगह पर तो ठीक था, डिवाइस यानी कि चल रहा था, क्या इलेक्ट्रिक हीटर में यूज कर सकते हैं, वो हीट होगा तो काम अच्छा है। जैसे ठंड के दिन में आप इलेक्ट्रिक हीटर जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या हम लोग यूज करते हैं, रूम हीटर यूज करते हैं ना, तो क्यों यूज कर रहे हैं, वो टेम्परेचर को बढ़ा के रखेगा। अब जब वो हीट ही नहीं होगा तो हम लोग किस काम के यूज करेंगे। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन को भी यूज करते हैं तो हीट होना चाहिए, जब हीट होगा तो क्लॉथ क्या होगा, अच्छे से आयरन होगा। फिर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक बल्ब, और बल्ब भी जब हीट होगा तभी लाइट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो बल्ब को भी हीट होना होगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूज का बात था। अब ये सब जो चीज है ये हीट नहीं होना चाहिए। सिस्टम है आपका कंप्यूटर, वो हीट नहीं होना चाहिए, मॉनिटर हीट होना नहीं चाहिए, टीवी है वो नहीं हीट होना चाहिए, और रेफ्रिजरेटर है ये सब हीट नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ये फिर आपका यानी कि वो अच्छा है, वो हीट होना चाहिए, और ये हीट नहीं होना चाहिए, ये दोनों में डिफरेंसेज है। फिर क्या लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या, एन इलेक्ट्रिक बल्ब द मोस्ट ऑफ पावर कंज्यूमेड बाय द फिलामेंट appears a heat and a small part of the radiated in the form of light। ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग को देखने को क्या मिलता है कि मोस्ट ऑफ द जो पावर है वो कंज्यूम कर जाता है, कौन करता है, तो जो उसका फिलामेंट रहता है, बल्ब का जो फिलामेंट रहता है, पूरा एनर्जी लगता है कि वही कंज्यूम कर गया। और देखने को क्या मिलता है कि स्मॉल पार्ट ऑफ द रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और उसका कुछ जो पार्ट रहता है वो लाइट को क्या करता है, रेडिएट करता है, लाइट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कि नहीं। देखिए पहले वाले आप जो बल्ब देखते होंगे येलो कलर का, वो सब आता था फिलिप्स का और ये सब, तो उसमें क्या देखने को मिलता था कि ऐसे जब बल्ब है तो उसमें एक फिलामेंट ऐसे लटका हुआ रहता था, ठीक है कि नहीं। उसका भी बात हम लोग आगे करेंगे कि जो फिलामेंट रहना चाहिए किस चीज का बना रहना चाहिए और वो उसी का क्यों रहना चाहिए, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये आपको बता रहा है कि फिलामेंट जो रहता है मैक्सिमम एनर्जी को वही कंज्यूम कर जाता है, और थोड़ा सा जो स्मॉल पार्ट है वो क्या करता है, लाइट को रेडिएट करता है, प्रोड्यूस करता है कि नहीं। वही बात लिखा हुआ है इसमें। फिर देखिए आगे आपका क्या लिखा हुआ है,
अब देखिए वो फिलामेंट का बात हो रहा है, फिलामेंट आपके सामने है, देखिए क्या फिलामेंट का बात है। अब बोल रहा है क्या कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज, यानी कि वो टंगस्टन का बना रहता है। आखिर क्यों, ये भी तो जानना जरूरी है। ये ऐसा हो रहा है तो हम लोग जानेंगे ना कि ऐसा ही क्यों होगा, है कि नहीं। दूसरा चीज को भी तो बना सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों बनाते हैं, वही बात लिखा हुआ है कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज, क्यों बनाते हैं। तो देखिए इसका आप पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडियली एट द हाई टेम्परेचर, यानी कि ये बर्न नहीं करता है, जलता नहीं है, बर्बाद नहीं होगा। कब, यानी कि हाई टेम्परेचर पर। ये हाई टेम्परेचर को क्या करेगा, बर्दाश्त करेगा, है कि नहीं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है। कहने का मतलब वही है, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर को क्या करेगा, ये ज्यादा टेम्परेचर के बाद भी ये बर्बाद नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मेल्ट जल्दी नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, मान लीजिए कि टंगस्टन की जगह यदि दूसरा यूज कर लिए तो पता चलेगा क्या, को उतना मेल्ट कर गया, वो बेकार हो गया, है कि नहीं। तो इसका देखिए टेम्परेचर कितना ज्यादा है, क्या लिखा हुआ है 3380 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर को ये बर्दाश्त कर सकता है, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। इतना के बाद जब आएगा तब ये मेल्ट होना चालू होगा। समझ रहे हैं कितना टेम्परेचर है। इसलिए क्या कि इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है क्या है, हाई है, जिसके कारण से इसको हम लोग यूज करते हैं। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि द वॉल्व आर फिल्ड विद द केमिकली इनएक्टिव गैस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। अब ये क्यों, टू द प्रोलॉग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। अब इसके बाद भी एक कंडीशन दिया, क्या कि जो बल्ब होता है उसमें हम लोग फिल करते हैं जो गैस, आखिर वैसा ही गैस क्यों करते हैं, तो केमिकली इनएक्टिव गैस होता है। क्या होता है, केमिकली इनएक्टिव गैस होता है, और उसको यूज करते हैं तो उसका लास्टिंग ज्यादा होता है। किसका, टंगस्टन का लास्टिंग ज्यादा होता है। यानी कि वो किसी तरह से, एक तो खुद है क्या कि वो हाई मेल्टिंग पॉइंट को बर्दाश्त कर रहा है, वो बर्बाद नहीं हो रहा है ज्यादा टेम्परेचर आने के बाद भी। और ऊपर से क्या हुआ, जो बल्ब है उसके अंदर हम लोग ऐसा गैस यूज करते हैं, इनएक्टिव गैस, ताकि हम लोग को क्या करे, वो फिलामेंट को किसी तरह का हार्मफुल नहीं पहुंचाए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि बल्ब आर फिल्ड विद द केमिकली इनएक्टिव गैस, कौन कौन सा, तो नाइट्रोजन और आर्गन हम लोग यूज करते हैं। नाइट्रोजन और आर्गन यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो लास्टिंग होगा वो ज्यादा होगा फिलामेंट का, इसलिए हम लोग यूज करते हैं, है कि नहीं। तो वही लिखा हुआ है कि फिलामेंट का जो होगा लास्टिंग वो ज्यादा होगा, इसलिए हम लोग आर्गन और नाइट्रोजन का यूज करते हैं। और फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अब इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्यूज। जैसे हम लोग बात कर लिए क्या, इलेक्ट्रिक बॉल में टंगस्टन के बारे में, को क्यों टंगस्टन यूज करते हैं, और फिर टंगस्टन को सेफ, यानी कि वो सेफ रखने का काम करता है, उसमें कौन कौन सा गैस यूज किया जाता है। तो गैस भी आपको पता रहना चाहिए, और टंगस्टन का भी कंडीशन पता रहना चाहिए कि टंगस्टन ही यूज क्यों करेंगे। तो गैस तो आपको पता हो गया कि नाइट्रोजन और आर्गन यूज करते हैं, और फिलामेंट का भी कंडीशन आपको पता हो गया, क्या कि उसको इसलिए यूज करते हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट उसका होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। और फिर उसके बाद और क्या कंडीशन है, यानी कि दूसरा रहेगा वहां पर तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज पे, किस पे, इलेक्ट्रिक फ्यूज पे। देखिए आपको बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में कि इलेक्ट्रिक फ्यूज ही ऐसा है जो क्या है, खुद बर्बाद हो जाएगा लेकिन दूसरे को बर्बाद नहीं होने देगा। यानी कि हम लोग से सीधा क्या है, एकदम डिफरेंट है। हम लोग का क्या रहता है, हम लोग सोचते हैं कि दूसरा का कुछ, उससे क्या मतलब है, दूसरा का कुछ भी हो उससे हम लोग को मतलब नहीं है, लगता है कि सब जो हो हमारे साथ अच्छा हो। लेकिन ये फ्यूज क्या है, फ्यूज सीधा उल्टा है। फ्यूज बस सोचता है क्या, दूसरा का भलाई सोचता है, भले ही इसको हार्मफुल पहुंच जाए, एक क्या हो जाए, एक बर्बाद हो जाए, लेकिन दूसरे को आबाद रखना चाहता है। वही देखिए क्या लिखा हुआ है कि इट इज ए सेफ्टी डिवाइस। क्या है, फ्यूज जो है एक सेफ्टी डिवाइस है। अब क्यों, डेट प्रोटेक्ट आवर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो क्या है, तो आपका ये इलेक्ट्रिक फ्यूज सेफ्टी डिवाइस है। क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। और ये क्या करता है, तो प्रोटेक्ट करता है, बचाता है किसको, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को। किस केस में, तो यदि शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोडिंग होता है उस केस में बचाने का काम करता है। क्या होगा, खुद बर्बाद हो जाएगा, उधर का कनेक्शन कट जाएगा, और वो सब चीज जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो बचा रह जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए उसका क्या लिखा हुआ है
कि जो फ्यूज होता है वो किससे बना हुआ रहता है। फ्यूज इज मेड अप ऑफ, किससे बना रहता है, प्योर टीन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। किसका बना रहता है, प्योर टीन का, और नहीं तो एलॉय ऑफ कॉपर और टीन का बना रहता है। कौन, फ्यूज। फिर उसके बाद लिखा है कि फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जब भी हम लोग फ्यूज को कनेक्ट करते हैं, किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है विद लाइव वायर, किसके साथ, लाइव वायर के साथ। फिर उसके बाद देखिए वायर के बारे में हम लोग भी पढ़ना रहता है कि लाइव वायर क्या होता है, अर्थिंग वायर क्या होता है, ये सब हम लोग को जानना रहता है, लाइव वायर, अर्थिंग वायर। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, और फ्यूज का जो होगा वो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक बल्ब का बात हो रहा था तो वहां पर बताया जा रहा था कि जो उसका फिलामेंट होता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक जो फ्यूज होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या, जब भी आप फ्यूज का बात करेंगे तो फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कम रहना चाहिए। क्यों, ये मान लीजिए कि करंट थोड़ा सा भी ज्यादा आया, ये क्या हो जाएगा, तुरंत ये उड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और दूसरे को क्या करेगा, सेफ रख लेगा। और मान लीजिए कि इसका जब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट हाई रख रहे हैं तब फिर क्या देखने को मिलेगा, टंगस्टन वाला हाल हो जाएगा। क्या, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जब ज्यादा रहेगा तो टेम्परेचर ज्यादा भी आ रहा है लेकिन इसको कुछ असर नहीं हो रहा है, यानी कि क्या करेगा, दूसरे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसको डैमेज कर देगा, है कि नहीं। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है ताकि ये खुद क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसी पे अटैक हो और ये बर्बाद हो जाए और बाकी सबको सेफ रख दे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक यानी कि करंट कैपेसिटी, क्या लिखा हुआ है कि करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द अप्लायंसेज। जो करंट कैपेसिटी होता है फ्यूज का वो स्लाइटली थोड़ा ज्यादा होता है, किससे, तो अप्लायंसेज से, है कि नहीं। फिर वो बात आगे ये हम लोग को पता रहना चाहिए क्या, कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, उसका फॉर्मेशन यानी कि बनता किससे है, और उसका कनेक्शन कैसे होता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो क्या है, एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है। फिर वो प्रोटेक्ट करता है किसको, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को, किससे, तो शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोडिंग से। किससे करता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से करता है। फिर आपको बताया गया कि जो फ्यूज का बनता किससे है, तो वो भी बता दिया गया कि टीन से बनता है, नहीं तो एलॉय ऑफ कॉपर और टीन से बनता है। फिर आपको बताया गया कि फ्यूज जो होता है हमेशा कनेक्ट किया जाता है किसमें, तो सीरीज में किया जाता है, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ताकि वो क्या हो जाए, खुद पहले डैमेज हो जाए। फिर उसके बाद आपको बताया गया उसका जो करंट कैपेसिटी होता है फ्यूज को स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ अप्लायंसेज, यानी कि उससे थोड़ा ज्यादा होता है। अब देखिए हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक पावर पे, है कि नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर पे आएंगे, इसका कुछ हम लोग फार्मूला का डिस्कशन करेंगे। अब देखिए इसमें है क्या, इलेक्ट्रिक पावर में ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसमें अरेंज करना खुद देख लेंगे, कैसे अरेंज होगा आपको खुद पता चल जाएगा, बहुत आसान है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर में क्या लिखा हुआ है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि वैसे अब बता रहा है इलेक्ट्रिक पावर क्या, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि जिस रेट से क्या करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी कंज्यूम होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। मान लीजिए कोई हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं, अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका पावर ज्यादा है, तो पावर ज्यादा का मतलब क्या, खाता भी है ज्यादा करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, ज्यादा यूज उसमें होगा, तो बोलते हैं कि इसका पावर ज्यादा है कि नहीं। तो उसका इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्या, कि उसका जो रेट होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसका पावर बड़ी ज्यादा है कि नहीं। तो वही बात है। फिर क्या लिखा हुआ है कि P इक्वल टू वी आई, इसका मतलब अब देखिए P इक्वल टू जो वी आई लिखा हुआ है पावर जो है, अब इसको दो फार्मूला अरेंज करके बनाया गया है। ये यहां से आसान है, देखिए P इक्वल टू तो वी आई आपको दिख रहा है, लेकिन ये दोनों फार्मूला फिर अलग, थोड़ा सा भी आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से वही फार्मूला आप यूज कर लीजिए, आपको खुद बन जाएगा। क्या लिखा हुआ है, P इक्वल टू वी आई लिखा हुआ है। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, V इक्वल टू आई आर, क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। अब यहां से देखिए आपका दोनों फार्मूला बन जाएगा, क्या, तो P इक्वल टू, अब V के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, तो आई आर लिखेंगे, और एक R, देखिए एक R नहीं एक I पहले से है,
V इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, आई आर लिखेंगे, और एक आई पहले से है, V की जगह तो रिप्लेस कर दिए आई आर, और एक आई पहले से है, तो ये क्या बना हम लोग का, तो हम लोग को बन गया आई स्क्वायर आर। बना कि नहीं बना बताइए, V को बस हम लोग रिप्लेस कर दिए आई आर के फॉर्मेट में, और हम लोग को बन गया आई स्क्वायर आर। अब उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, P इक्वल टू, अब देखिए V स्क्वायर आर कैसे बना, क्या V स्क्वायर इक्वल टू, यानी देखिए ये आपको बताना है कि P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर कैसे बना। तो इसमें भी आसान है, कैसे, तो देखिए आप एक बार इसमें भी अरेंज करना सीख जाइए। कैसे, जैसे मान लीजिए कि शुरू में क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ है कि P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये अभी लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये किसका फॉर्मूला है, तो P का है। तो यही बात को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा घुमाना फिराना इसमें आना चाहिए, है कि नहीं। अब देखिए इसमें कैसे चेंज करेंगे, तो P इक्वल टू आई को क्या लिख सकते हैं, यहां से थोड़ा ध्यान दीजिए, तो क्या लिखा हुआ है, V इक्वल टू आई आर लिखा हुआ है ना, V इक्वल टू आई आर, तो आप ध्यान देंगे ऊपर में थोड़ा क्या, तो इसको हम लोग आई को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है आपको, एक बार फिर से लिख देते हैं, क्या V इक्वल टू आई आर, है कि नहीं। अब इसमें हमको आई को लिखना है, तो आई को लिखना होगा तो क्या करेंगे, आई के साथ आर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो आई इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर होगा। यानी कि आप ध्यान दीजिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, आई के जगह पर लिखेंगे क्या, बताइए, ध्यान से देखिए, आई के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे V अपॉन आर। अब उसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, है कि नहीं, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आई को रख लिए, आर जो मल्टीप्लाई था इधर आके क्या किया, डिवाइड किया, तो V अपॉन आर हो गया। अब यहाँ से हम आई के जगह पर रख दिए V बाई आर, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर तो करेंगे ना, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई में आर होगा। अब देखिए क्या बनेगा आपका, यहां पर बनेगा क्या, P इक्वल टू बनेगा आपका V स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर। अब एक आर से आर क्या हो गया, कट गया, यानी कि ये वाला जो पावर 2 दिख रहा था वो 1 हो गया, तो फार्मूला क्या बना, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ जो पावर 2 हो रहा था स्क्वायर, वो एक आर से आर खत्म हो गया, और इस तरह से आपका बना क्या, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर या अपॉन आर, दोनों एक ही बात है। अब वही बात को लिखा हुआ है 3 गो फार्मूला, तो ये सब अरेंजमेंट है कि नहीं। इसके जगह पर क्या कर लिए हम लोग, V के जगह पर आई आर कर लिए, और एक बार I को रिप्लेस करके V बाई आर यूज कर लिए, बस आपका दोनों क्लियर हो गया। अब फिर क्या लिखा हुआ है कि SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, SI यूनिट पावर का वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है। उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो W से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लिखा हुआ है कि 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ये क्या है भाई, ये भी बहुत आसान है। देखिए एक एक चीज को हम लोग समझेंगे, बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है कि नहीं। क्लासरूम में यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में रहते हैं, कोचिंग में रहते हैं, तो नहीं भी समझ में आता है तो आपका लिखना मजबूरी रहता है, नहीं तो टीचर क्या करेंगे, आपको बोलेंगे, डांटेंगे, क्यों नहीं लिख रहा है। वहां पर आपको कॉपी भरने पर फोकस रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको समझने पर फोकस रखना है कि नहीं। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर कैसे आया, उसको हम लोग देखिए एक बार देख लेते हैं। अब यहां से देखिए आपको वो भी बता देते हैं कैसे कैसे वो अरेंज करेंगे, तो हम लोग को देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ था, शुरू में लिखा हुआ था P इक्वल टू क्या, V इंटू आई। अब इसमें आपको बता दें क्या कि P, यानी कि इसको हम लोग क्या निकालना है, P का क्या ऐसा यूनिट था, तो वाट था, है कि नहीं, वाट था। और फिर आपको बताया गया V का, यानी कि इसमें क्या होता है, वोल्ट होता है, और I यानी कि करंट का क्या होता है, बताइए, करंट का क्या होगा, तो करंट का होगा एम्पियर, है कि नहीं। तो वही चीज तो वहां लिखा हुआ है कि सबको 1 1 कर दिया, 1 वाट कर दिया है, फिर 1 वोल्ट कर दिया है, फिर उसके बाद क्या कर दिया, 1 एम्पियर कर दिया। बात तो वही है दोनों, यानी कि P इक्वल टू V इंटू आई है, तो यानी कि यहां से पावर वाले को भी 1 कर दिया, तो कैसे 1 होगा, सिंपल सा, जब 1 वोल्ट और 1 एम्पियर रहेगा तो वाट भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 1 आप हमेशा जान रहे हैं। सब केस का ये पढ़ लिया हम लोग, 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, 1 एम्पियर किसको बोलेंगे, ये सब आपको क्लियर रहना चाहिए, है कि नहीं। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी,
ऐसे कमर्शियल यूनिट वाले अब क्वेश्चन नहीं क्रिएट होंगे क्योंकि ये हम लोग का टॉपिक कट चुका है, लेकिन फिर भी देखिए क्या लिखा हुआ है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू द किलोवाट आवर, यानी कि कमर्शियल यूनिट जो होता है वो क्या होता है, किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट में हम लोग ये यूज करते हैं, यानी कि जो आपके घर में मीटर लगा हुआ रहता है उसमें जो यूनिट शो करता है तो उसमें क्या रहता है, किलोवाट आवर, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या लिखा, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होगा, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी कि ये सब वैल्यू हम लोग को ऐसे पता रहना चाहिए। 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होगा, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, है कि नहीं, ये पता रहना चाहिए। 3.6 इंटू 10⁶ जूल 1 किलोवाट आवर बराबर। फिर लिखा हुआ है कि 1 किलोवाट आवर जो होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। कहने का मतलब क्या, यानी कि जो 1 किलोवाट आवर होता है, जैसे आप लोग मीटर में देखे होंगे बोला जाता है क्या कि 10 यूनिट बिजली बिल उठा, तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक बिल में हम लोग वो यूनिट का जो बात करते हैं वो 1 यूनिट का मतलब वही कि 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट हुआ, तो 1 यूनिट बोलते हैं इसी को। 1 किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। फिर देखिए उसके बाद आपको क्या बताया गया, 1 किलोवाट को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। फिर उसके बाद देखिए आगे, और अब ये हम लोग का लास्ट स्लाइड था, ठीक है, आज के लिए इतना ही। और हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को फिनिश करिए। अब इसमें आपको देखिए क्या करना है, इस पे जितना भी इसके बेस्ट क्वेश्चन होगा, जैसे मान लीजिए कि सीरीज कम्बिनेशन को आप पढ़ लिए, है कि नहीं, रेसिस्टर में आप पढ़े ना सीरीज कम्बिनेशन को कैसे अरेंज करते हैं और पैरेलल कम्बिनेशन को कैसे अरेंज करते हैं, उस पर बेस्ट हम लोग को कुछ क्वेश्चन कर लेना है। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि सीरीज कम्बिनेशन में आपको बताया गया था क्या कि जब भी आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे ऐड करते हुए चले जाते हैं। लेकिन वही जब हम लोग क्या करते थे, पैरेलल कम्बिनेशन में देखते थे तो 1/R इक्विवेलेंट निकालते थे। कैसे निकालते थे, तो हम लोग लिखते थे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि उस तरीके से हम लोग अरेंज करते थे। तो उस टाइप के आप कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ से आपका जितने भी पार्ट था इलेक्ट्रिसिटी का वो आपका खत्म हुआ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।